देश को आजाद हुए आधी सदी से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान हमने कई क्षेत्रों में बहुत तरक्की भी कर ली है, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में हम अब भी कतार में कहीं पीछे खड़े हैं। इस पिछड़ेपन की वजह हमारी शिक्षा नीति है, जिस पर हर नई सरकार बहस तो करती है, लेकिन कोई ठोस शिक्षा नीति कायम कर उसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। कई बार समाज में ये होता है, टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो बहुत गहरी और मुश्किल चीज़ें होती हैं वो तो आसान हो जाती हैं, और जो लगता है कि आसान चीज़ें होनी चाहिए असंभव हो जाती है। कुछ ऐसी हालत है हमारे देश की भी। डिफिकल्ट इज ईजी फॉर अस बट ईजी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम रॉकेट बना सकते हैं, एटॉमिक रिएक्टर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, पर हम साफ पानी नहीं दे सकते लोगों को। हम स्कूल ठीक से नहीं बना सकते, हम सड़कें ठीक नहीं बना सकते, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल आम सब लोगों को बना सकनी चाहिए वो नहीं बना सकते। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि मुश्किल आसान क्यों है, जब आसान असंभव सा लगता है। हमारा झारखंड नवगठित राज्य है। लेकिन यहाँ भी शिक्षा की हालत कमोबेश वैसी ही है जैसी देश के अन्य प्रांतों में, बल्कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हालत कहीं अधिक बदतर है। झारखंड के पठारी इलाके में लगभग 30 विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोग सदियों से रहते आए हैं। इनके पहनावे और जिंदगी जीने के तरीकों को ऊपरी तौर पर देखकर हम इन्हें असभ्य, गंवार, जाहिल और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि अक्षर ज्ञान न रहने के बावजूद अधनंगे दिखने वाले ये लोग अज्ञानी नहीं हैं। जंगलों के बीच रहते हुए इन लोगों ने जिंदगी का पहला सबक जंगलों और आसपास के वातावरण से ही सीखा। आकाश के तारों को देखकर दिशा मालूम करने का ज्ञान इन्हें अपने पुरखों से विरासत में मिला है। तभी तो अपनी भाषा के खास अंदाज में ये सप्तऋषि को बूढ़ी पारकौम और ध्रुवतारा को भुरका इपिल कहते हैं। खेतों में कौन से फसल का बीज किस मौसम में कैसे डाला जाए, इसकी जानकारी भी इन्हें अपने पुरखों से मिली है, जिसे इन्होंने बार बार की आजमाइश के बाद पुख्ता कर लिया है। आदिवासी में शिक्षा की जो पद्धति थी, जब लोग नहीं पढ़ लिख रहे थे, तो उसको अगर देखा जाए तो उसका सामाजिक स्तर से शिक्षा का बहुत मजबूती आधार था। एक तो जिस चीज़ों से परिस्थितियों से गुजरा था उसको वो अपनाते हुए चले। जैसे आजीविका के लिए माने वो तीर धनुष का शिक्षा बचपन से ही मिलता है। तीर कैसे बनाया जाए, गुलेल कैसे बनाया जाए, इसकी ये होती है। और जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर माने क्या कहते हैं, आज के जैसे
ग्रीष्मकाल में जब जंगल पतझड़ हो जाता है और पतझड़ के समय आजीविका का साधन वो शिकार जो होता है, उससे भी वो लोग दलगत रूप से शिकार ये करते हैं। और उस शिकार में भी एक प्रशिक्षण होता है कि हम बच्चे के साथ रहने वाले मिर्ग को नहीं मारना, अंडे में बैठे हुए चिड़िया को नहीं मारना। ये भी शिक्षा शुरू से है। जानवर के साथ किस तरह प्रेम करना है, किस जानवर हमारे लिए उपयोगी होगा, किसको नहीं मारना है, ये भी शिक्षा वो शुरू से बचपन से मिलता है। शहरी सभ्यता, चहल पहल और शासन व्यवस्था से अलग थलग रहने के बावजूद आदिवासी समुदायों का गांव समाज शुरू से ही खुद के द्वारा इजाद किए गए कायदे कानूनों के अनुसार सुचारू रूप से चलता आया है, जिसमें गांव गणराज्य और स्वशासन की झलक साफ देखी जा सकती है। स्वशासन की बुनियाद में सामुदायिकता, समता, सामूहिक निर्णय और स्त्री पुरुष में बराबरी की भावना काम करती है। यही कारण है कि समाज समतामूलक है, जिसमें न कोई शासक है न कोई शासित। समुदाय की नई पीढ़ी को सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने के लिए आदिवासी समाज में धुमकुड़िया, घोटुल व गिटी उड़ा जैसे सामाजिक संस्थाओं का पाया जाना इनकी व्यवहारिक सोच का नमूना है। दूसरी है कि इसका एक शिक्षा के लिए एक गिटी उड़ा होता है, जहाँ 8-9 साल से 18 साल तक युवक के लिए एक गिटी उड़ा होता है और युवतियों के लिए एक गिटी उड़ा होता है, जहाँ लोग सोने का घर कहते हैं कि रात के समय या अभी जब जैसे गर्मी की ऋतु में होता है कि वो छायादार होता है और वहाँ सारे लोग आते हैं। वहाँ शिक्षा देने के लिए युवकों के साथ वृद्ध आदमी होता है और महिलाओं को, युवतियों को शिक्षा देने के लिए बुढ़िया होती है। और उसमें जो शास्त्र शिक्षा से लेकर आजीविका की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, माने किसके साथ क्या व्यवहार करना है, माने शरीर का जो भी अंग प्रत्यंग है उसका वृद्धि जो होगा उसका रक्षा कैसे करना है, फिर खेती बाड़ी से उपजने वाले चीज़ों पर हम कब हस्तक्षेप करें कब नहीं, इस तरह का कुमारियों को शिक्षा दी जाती है। पुरुषों को शिक्षा दी जाती है रस्सी बनाने से लेकर खटिया बनाना, हाल बनाना, बांसुरी बनाना, मादोल नगड़ा बजाना, माने इस तरह का शिक्षा वो गितीवाड़ा में मिलता है। जो इसको कोई धुमकुड़िया भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में इसका धुमकुड़िया होता है। और ऐसे जो हम लोग कोल्हान में रहते हैं तो डंगवा ओड़ा भी बोलते हैं, डिंडा ओड़ा, जहाँ कुंवारा कुंवरी लोगों का ही प्रशिक्षण मिलता है। तो एक शिक्षा की पद्धति तब से शुरू हुई था, जिसके चलते उस शिक्षा पद्धति उसका दीवार लेखन में भी आज भी दिखता है। हिरन बना हुआ रहेगा, घर अच्छा बढ़िया बना हुआ रहेगा, जंगल से किस तरह रास्ता निकला हुआ है, इस तरह का कला का भी जिसको जेरेर पोता बोलते हैं, ये आज भी उसका जिंदा है। जो कि हम किस तरह गांव समाज चाहते हैं, हमारा घर कैसा हो, हम किस तरह का वातावरण में रहना चाहते हैं, उसका कला वो अपना दीवार में अंकित करके उस तरह का धरोहर को बचाने का भी शिक्षा उनके पास रहा है। समय बीतने के साथ हालांकि धुमकुड़िया जैसी संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर होकर बिखर चुकी हैं, लेकिन इक्का दुक्का आदिवासी गांवों में धुमकुड़िया अब भी दिखाई दे जाती है। आदिवासी समुदायों से संबंधित एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अपना ज्ञान लिखित रूप से संजोकर रखने के लिए इनकी कोई लिपि नहीं है। इस कारण इनके ज्ञान का भंडार लोकगीतों,
और लोक कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा है। एक से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचे इस ज्ञान की अहमियत हमारी नजरों में भले ही कुछ न हो, लेकिन इनके लिए यह ज्ञान जल, जंगल और जमीन के साथ आपसी रिश्ता रखते हुए जिंदगी बहाल रखने के लिए काफी है। शायद इसीलिए इनकी जिंदगी भी इतनी शांत और सहज है। झारखंड क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा की नींव वर्ष 1845 में ईसाई मिशनरियों के यहाँ आने के बाद उन्हीं के द्वारा डाली गई। धर्म प्रचार की शुरुआत से पहले इन मिशनरियों ने शिक्षा प्रसार को बेहतर समझा और इस क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद महाविद्यालय की स्थापना भी मिशनरियों द्वारा ही की गई। हजारीबाग का संत कोलंबा महाविद्यालय इस इलाके का पहला महाविद्यालय माना जाता है। झारखंड क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के आने के 100 वर्षों बाद 1946 में शासन की पहल के अलावा कुछ संस्थाओं ने भी शिक्षा क्षेत्र में पहल की। ऐसी संस्थाओं में आदिम जाति सेवा मंडल का नाम प्रमुख है, लेकिन सेवा मंडल की कोशिशें भी एक दायरे तक ही सीमित रहीं। मौजूदा समय में झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक में हालांकि सरकारी विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों गांव टोले पड़े हुए हैं जहां बुनियादी शिक्षा की पहुंच आज तक नहीं हो पाई है। मुख्य मुद्दा शिक्षा को लेकर आज के दिन में है कि हमने 1950 में संविधान में कहा था कि 10 वर्ष में हम सभी बच्चों को शिक्षित करेंगे और ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई थी। 1960 तो कब ख़त्म हो चुका, आज से 47 साल पहले, लेकिन आज की बात यह है कि मेरे अनुमान से आधे बच्चे 6 से 14 वर्ष के वो स्कूलों में नहीं हैं, या तो उनका पंजीयन ही नहीं हुआ है या वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो ये स्थिति है कि एक पूरे देश, इतने बड़े देश के आधे बच्चे प्राइमरी स्कूल के, एलिमेंट्री स्कूल के स्कूलों में नहीं है, इससे शायद ज़्यादा चिंताजनक बात हो नहीं सकती है। जिन गांवों में विद्यालय खोले गए हैं वहां भी दाखिले और ठहराव की दरें काफी शोचनीय बनी हुई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच यह दर और भी कम है। संविधान के तमाम संकल्पों के बावजूद 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे पाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। दरअसल शासक वर्ग के लिए शिक्षा का सवाल हमेशा से ही बहुत सतही रहा है। शिक्षित इंसान की जगह साक्षर इंसान पैदा किए जा रहे हैं। स्कूल को ही माना गया था वो जगह जहाँ पे समाज के विभिन्न तबकों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे।
वहाँ दलित भी होगा और ब्राह्मण भी होगा, वहाँ पे स्वर्ण भी होगा और गरीब भी होगा। तो जिसे कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन, एक सामाजिक एकीकरण जो स्कूल में होना था, उसके बदले क्या हो गया कि इस ध्रुवीकरण से जो अमीर बच्चे हैं उनका एक अपना अलग हो गया और एक दलित बच्चों का अलग हो गया, आदिवासी बच्चों का अलग हो गया, मुसलमान बच्चों का अलग हो गया। तो इससे जो सोशल इंटीग्रेशन होना था वो उसका तो उल्टा हो गया। इस तरह से साक्षर हुए लोग दफ्तर की भट्टियों में झोंके जाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगियां कोल्हू के बैल के समान एक ही जगह पर चक्कर काटते बीत जाती हैं। अब यह बिल्कुल साफ है कि शिक्षा के सवाल को समूची समाज व्यवस्था से जानबूझकर काट कर रखा गया है। झारखंड की आवाम का बहुत बड़ा तबका खेतीहर मजदूरों, छोटे मंझोले किसानों, झोपड़पट्टी के बाशिंदों, शिल्पकारों, दस्तकारों और सामाजिक आर्थिक हाशिए पर खड़े विशाल जनगण का है। इस तबके के अधिकांश बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। इन्हीं के बच्चे बनते हैं बाल मजदूर। लगभग आधे बच्चे हमारे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, और जो बच्चे जाते भी हैं वो क्या सीखते हैं और उनको क्या मिलता है, ये भी एक्सक्लूजन का सवाल है। सिर्फ यही नहीं कि कितने बच्चे बाहर हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे कौन से बच्चे बाहर हैं। इस सवाल पे जितनी भी अगर हम स्टडीज़ उठा के देखें और जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनमें गरीबों, और गरीबों के अंदर भी अगर हम बात करें तो दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की और लड़कियों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है। जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उसमें तो लगभग 75% हमारे लड़कियां हैं, और उन लड़कियों में फिर दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। ये दिखते हैं बकरी और गाय बैलों के झुंडों के साथ बारिश में भीगते, धूप में सिकते और जाड़े में ठिठुरते। इधर समय के बदलाव के साथ ही झारखंड के बड़े शहरों से लेकर मझोले छोटे कस्बों तक में कथित पब्लिक स्कूल जगमग करती दुकानों की तरह खुलते जा रहे हैं। दूसरी समस्या है जो शिक्षा पिछले 12-13 साल में जो है भी, उसका बहुत ध्रुवीकरण हो चुका है। जो सबसे उच्च स्कूल में फीस देके पढ़ाई करते हुए वो तो आसमान छूने लगा है कि 2 लाख रुपया साल का फीस देने से, और दूसरी तरफ जो एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल होता था, शिक्षक होता था, उसको नकार के एक एजुकेशन गारंटी स्कूल जिसमें 500 रुपये का कोई शिक्षा कर्मी, तो जो ख़राब था उसको और ख़राब किया और जो अच्छा था वो और कहने के लिए अच्छा हो गया। तो ये जो अमीर गरीब का ध्रुवीकरण उसमें बहुत दिखता है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावक लंबी कतारों में खड़े रहने के साथ साथ तगड़ी फीस, डोनेशन तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इन स्कूलों में दिखेंगे लकदक बच्चे और चकमक अभिभावक। इनमें पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावकों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इनके लिए प्राथमिक शिक्षा के किसी अभियान की जरूरत है। दूसरी तरफ इन जगमगाते पब्लिक स्कूलों में आज भी बहुसंख्यक तबके के बच्चे दाखिला नहीं ले सकते। जिनके पास 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ नहीं, वे भला कहां से ला सकते हैं मोटी फीस, यूनिफॉर्म, बस्ता और महंगी किताबें।
दरअसल ऐसे तबके के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय ही सबसे सस्ते और सर्वसुलभ शिक्षा केंद्र हैं। कोई भी स्टडी करके देखें कि समाज में पोएट्स या कवि जो बने वो कौन सी शिक्षा के बाद आए थे, जो बड़े वैज्ञानिक बने वो कौन सी शिक्षा के बाद आए थे, जो संगीतकार बने वो कैसी शिक्षा के बाद आए थे। अरे यार, जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर बने वो कहाँ से आए थे, क्या करके आए थे। तो आप साफ देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी शिक्षा करके जो आते हैं इस तरह की, जहाँ टाई लगाना ज़रूरी होता है कि उस शिक्षा के बाद ही बहुत उम्दा लोग बनते हैं। पर फिर भी सवाल ठीक है कि हमको इज्जत देनी चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छी शिक्षा को का बताना चाहिए कि अच्छी शिक्षा किस प्रकार की है और कॉमन स्कूल सिस्टम की ओर जाना चाहिए। झारखंड में सबके लिए समान शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों से क्रेज द्वारा की जा रही है। शिक्षा मेरा एक अधिकार है। जिस तरह से हमारा जीने का अधिकार है उसी रूप में शिक्षा भी हमारा अधिकार है और सबको समान रूप में एक समान अवसर मिलना चाहिए। इस रूप में लागू करवाने में जनता के साथ मिल करके नीचे लेवल में, ज़मीनी स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर में, जो गांव के स्तर में जो स्कूल है या स्कूल में जो ग्राम सभा के लोगों का जो जिम्मेदारी भी बनता है कि हम इसको समान रूप से और अच्छे ढंग से स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले गांव के लोगों को भी, ये प्रयास लगातार झारखंड के हर जिलों में कम से कम 16-17 जिला में तो लगातार ये प्रयास हो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि हाशिए पर पड़े इन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक कई योजनाएं चलीं, जिनसे हजारों हजार विद्यालय बने और उनमें सुविधाएं भी दी गईं। लेकिन पुराने सरकारी विद्यालयों की बदरंग, उचाट और सूनी दीवारें, उबाऊ पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके का सच यही है कि बच्चे इनमें खुद से खींचे नहीं आते। कुछ जो आ जाते हैं उन्हें ये विद्यालय अपने से नहीं लगते। सरकारी स्कूल को धीरे धीरे उसका क्वालिटी घटाया जा रहा है और उसका नतीजा ये है जो उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते। क्योंकि क्वालिटी अगर ना रहे, क्वालिटी खाली मतलब कंटेंट या मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग और करिकुला का बात नहीं है, क्वालिटी का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़े हैं। जिस स्कूल में लड़की का अलग से टॉयलेट नहीं होगा उस स्कूल में लड़की पढ़ने कैसे जाएंगे। तो उस हिसाब से वो जो गरीब तबके का लोग है, गरीब तबके का बच्चे हैं, उसको शिक्षा से वंचित करने का एक प्रक्रिया चला रहा है पिछली 58 साल से। इन विद्यालयों के निर्माण और रखरखाव से समुदाय भी नहीं जुड़ पाता है और वे केवल तमाशबीन बने रहते हैं। सच कहा जाए तो सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच समुदाय की जगह ही कहां बची है। वास्तव में विद्यालयों का अपना लगने के लिए विद्यालयों के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन तक में समुदाय की सहभागिता जरूरी है। सरकारी विद्यालयों में समुदाय की बेरुखी और दिलचस्पी न होने के साथ ही शिक्षकों की भी समस्या है। यहाँ भी सरकार और समुदाय के बीच दूरी का एहसास होता है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तब भी आम तौर पर शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते। अगर आते भी हैं तो पढ़ाने में उनका मन नहीं लगता है। अगर पढ़ाते भी हैं तो उन्हें खुद नहीं मालूम कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है गुणवत्ता का। आप स्कूल तो खोल देते हैं, कुछ किताबें लगाते हैं,
लेकिन बहुत सर्वे ये बताते हैं कि बच्चे जो स्कूल में आके छोड़ के चले जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है अरुचि और उनकी जीवन से शिक्षा का न जुड़ना। तो बोझ बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, केवल कंधों के ऊपर किताबों का बोझ ही नहीं, दिमाग के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बोझ। और इस वजह से जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं फिर। अब ये बहुत साल पहले कि सरकारी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसमें कैसे हम पढ़ाएं, उस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने का मतलब हम ये कहते हैं पढ़ाना नहीं है, पढ़ना सीखना सिखाना है। उसमें 2-3 बातें हैं। बच्चा कोई ऐसा खाली कोई एक डिब्बा नहीं है जिसके अंदर आपको ज्ञान भरना है। बच्चा जो अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। 6 साल का बच्चा जो स्कूल में आता है, सबसे बड़ी जो नियामत वो लाता है जो कोई स्कूल नहीं देता, वो भाषा लेके आता है। अब भाषा कहाँ से आती है? घर से आती है। फिर अगर वो किसान का बच्चा है, वो कामगार का बच्चा है, तो दुनिया भर की चीज़। अब स्कूल का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। स्कूल कहता है वो सब बकवास है, वो भूल जाओ, तुम बस वो किताब को पढ़ो। और पढ़ाने का ढंग भी जो है वो बहुत घटिया, वो उसको ठूंस दो और रटवा दो और डंडे से करो। शिक्षकों को बहाल तो किया जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन आला अधिकारी इन्हें गैर शिक्षण कार्यों में लगा देते हैं। जनगणना, पशु गणना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, निर्वाचन, पल्स पोलियो, राशन कार्ड वितरण, परिवार नियोजन, यानी शिक्षकों के बिना कोई भी गैर शैक्षणिक काम पूरा नहीं होता। इस स्थिति में ये विद्यालय साल में बमुश्किल तमाम 100 से 150 दिन ही चल पाते हैं। शिक्षकों को शिक्षा देने की नई नई विधियों की जानकारी देने की उचित व्यवस्था न रहने के कारण वे एक ही विधि से पढ़ाते हैं, रटो रटो और रटो। ऐसे में जिसने नहीं रटा उसे होना पड़ता है माँ साहब के गुस्से का शिकार, और यहीं से शुरू हो जाता है सिलसिला बच्चों के छीजनग्रस्त होने का। बच्चे अपने सरोकारों से विद्यालय को खारिज कर देते हैं और विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। दरअसल बच्चों को आमतौर पर मिट्टी का वह लोंधा समझा जाता है जिन्हें हम अपनी समझ और सूझबूझ के अनुसार किसी भी रूप में गढ़ सकते हैं। लेकिन हम यह अक्सर भूल जाते हैं कि शिक्षा, विकास और सहभागिता से संबंधित बच्चों के अपने अधिकार भी हैं। बच्चों के अधिकारों को झारखंड सहित संपूर्ण देश में स्थापित करने की दिशा में क्राय कार्यरत है, क्योंकि जब तक अधिसंख्य समूह के बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलते तब तक उनके विकास की कल्पना व्यर्थ है। विशेषकर क्राय विश्वास करता है कि जो पीपल्स एडवोकेसी है उसके माध्यम से ही बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये बात है कि जो अभी समाज में जो भी प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो उत्पीड़ित समाज है, इनकी कहीं पर भी कोई भागीदारी है नहीं, चाहे वो नीति निर्धारण में हो, चाहे वो विकास के कार्यक्रम के माध्यम से हो। और जब तक ये बड़ा वंचित समूह जो हमारे भारतवर्ष में 80% है, इनके इस पूरे प्रोसेस में अगर भागीदारी नहीं होती है तो कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन हम लोग सोच नहीं सकते हैं। कि हम लोग उस सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं जहाँ पर जात पात ना हो, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर स्त्री पुरुष की समानता हो। इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक व्यापक रूप में एक व्यापक इंटरवेंशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और झारखंड में आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्र में जो सबसे उत्पीड़ित समूह है, इसके साथ मिलकर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग आंदोलन जो कि चाइल्ड राइट्स मूवमेंट हम लोग कहते हैं, उसके दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और साथ में इसमें जो अन्य राज्य हैं उसके साथ भी हम लोग जुड़कर एक व्यापक बाल अधिकार का आंदोलन पूरे देश भर में एक स्थापित करना चाहते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन बच्चों की अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इधर मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन पर बल दिया है। मेरे ख्याल से जैसे
जैसे मिड डे मील की बात है, वो अब आ गया है राइट टू फूड एजिटेशन के कारण, सुप्रीम कोर्ट के इसके डायरेक्टिव के कारण, और वो मुझे लगता है कि एक ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। और उसकी बात इसलिए कि कई बार शिक्षा वाले जो लोग हैं, शिक्षा सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा शिक्षाविद, उनका मानना है कि इसका क्लैश है। जब आप स्कूल में खाना बनाने और देने की बात करते हैं तो उससे शिक्षा की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि भूखे बच्चे को आप शिक्षा को ग्रहण कैसे, अगर वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो सीख सके, हेल्थ से सीधा ताल्लुक है उसके कंसंट्रेशन का, उसके हंसने बोलने खेलने का तो सीधा जुड़ा हुआ है। और दूसरा कि मैनेज करने की बात है, शुरुआती में दिक्कत आती है स्कूलों में, लेकिन अगर इतने राज्य मैनेज कर पा रहे हैं तो सब जगह वो संभव है। कमिटमेंट चाहिए। यह सही है कि इस कार्यक्रम के लागू होने से बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए भोजन बनवाने के उपक्रम में शिक्षक के शामिल रहने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अलावा बच्चे पढ़ाई में रुचि रहने के कारण नहीं, बल्कि दोपहर का भोजन मिलने की आस में विद्यालय चले आते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे साक्षर ही बन पाएंगे, शिक्षित नहीं। झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का अभाव अभी भी स्पष्ट दिखाई देता है। सच तो यह है कि आदिवासी समुदाय को शिक्षा के केंद्र में कभी भी नहीं रखा गया। इनकी भाषा लिपि को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया। आदिवासी इलाकों में छीजन की ऊंची दर का एक प्रमुख कारण आदिवासी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। देखिए, मैं तो पूरी शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा की ही बात नहीं है, पूरी शिक्षा में और प्राथमिक शिक्षा में खासकर बहुभाषिकता को शिक्षा का आधार मानता हूँ। और ये समझता हूँ कि जब तक आपकी जो कंसेप्चुअल मशीनरी है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक साफ नहीं होंगे, जब तक कि वो आपकी भाषाओं में आपको सिखाए नहीं जाएंगे। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल अनिवार्य लगती है कि जो भी मातृभाषाएं लेकर के बच्चे स्कूल में आते हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। और बहुभाषिकता को बिल्कुल एक स्रोत मानकर, एक आधार मानकर और एक उसको पढ़ाने का तरीका बना करके शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में मुझे लगता है शिक्षा की सार्थकता है। अगर हम बच्चों की भाषाओं को निरंतर नकारते रहेंगे तो उनसे वो वैसे ही स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको बात ही नहीं समझ में आएंगी। और उनका एक जो तिरस्कार जो होता है और इतनी हीन भावना उनमें आ जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे वो मुंडारी हो, चाहे कुरुख हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, भाषागत स्तर पे उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन सत्ता के स्तर पे बहुत अंतर है। और सत्ता को लेकर के आप बच्चों की भाषाओं का निरंतर अनादर करते रहेंगे, तिरस्कार करते रहेंगे, तो बच्चे कभी भी वो खाई नहीं पार कर सकेंगे। हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे वो खाई नहीं पार कर सकेंगे जो थोड़े से अमीर और लाखों गरीब बच्चों के बीच में बनी हुई है। झारखंडी भाषाओं की उपेक्षा का कमोबेश यही हाल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक व्याप्त है। ऐसी स्थिति में देश के साथ साथ झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की जरूरत है, जिसके लिए वर्तमान में कॉमन स्कूल सिस्टम से बेहतर कोई अन्य विकल्प दिखाई नहीं देता है। हवाई जहाज मत खरीदिए, बम मत बनाइए और कुछ मत करिए, स्कूल शिक्षा तैयार करिए। अगर आपको मुल्क को बचाना है, मुल्क की रक्षा करनी है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, दुनिया में सबसे आगे करना है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि पढ़ाई शिक्षा अच्छे तरीके से हो। वो होगी तो बाकी संभाल लिया जाएगा।